सेटिंग्स के हमने वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स कैसे स्टार्ट करनी है। तो आपने सबसे पहले जो है ना वेंटिलेटर चेक देखना होता है। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेंटिलेटर यूज़ होते हैं, लेकिन सबका फिनोमेना एक ही होता है। उसमें ये है कि आपने पावर सप्लाई सही से चेक करनी है, ऑक्सीजन सोर्स चेक कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा देख लेना है कि आपका जो है वेंटिलेटर का पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही यूज़ हो रहा था। उसके बाद फिर भी आपने उसका सर्किट लाजमी चेक करना है। जो वेंटिलेटर सर्किट यूज़ होगा, पेशेंट की जो ट्यूबिंग्स होती हैं उसको वेंटिलेटर के साथ अटैच करके उसकी कॉम्पिटेंसी भी चेक करनी है। इसके अलावा आपने सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑप चेक। तो प्री ऑप चेक ये हम सबको आना चाहिए। एज ए डॉक्टर वैसे तो स्टाफ कर रहे होते हैं हमारे सेटिंग्स में, लेकिन हमें भी मालूम होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग कैसे परफॉर्म की जाती है। खाना खास तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है एंड यू हैव टू डू इट, सो यू कैन डू इट इजीली। सो इसके जब आप ये स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो आपको सबसे पहले यही वेंटिलेटर पे एक स्क्रीन नजर आती है। डिफरेंट वेंटिलेटर पे डिफरेंट स्क्रीन हो सकती हैं। तो लीक टेस्ट पास होगा, सर्किट कंप्लायंस टेस्ट होगा, ऑक्सीजन सेंसर कैलिब्रेशन होगी। जब ये सब पास हो जाता है तो यू कैन गो एंड यू कैन प्रोसीड टू अदर सेटिंग्स। तो ये है कि आपने ट्यूब्स अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये फ्लो सेंसर है, तो फ्लो सेंसर की ना 2 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो 2 ट्यूब्स में ये एक जो है ना ब्लू ट्यूब है, एक वाइट ट्यूब है। तो ये भी जब आपने वेंटिलेटर के साथ अटैच करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है ना इसको सही सर्किट, सही जो है ना ट्यूब्स में अटैच, सर्किट्स में अप्लाई इसको अटैच करना है। क्योंकि ब्लू ट्यूब है वो ब्लू में जाएगी और उसके बाद वाइट में, उसके बाद आपने ये जो उसके टेस्ट हैं ये अप्लाई करने हैं। सो वी कैन सी कि इन्होंने फ्लो सेंसर पहले लगाया, फ्लो सेंसर लगाने के बाद उसको टेस्ट किया, उसके बाद लीक टेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का एक बटन होता है, इस सिस्टम के बटन से हम ये सारे टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने प्री ऑप चेक करने के बाद मोड की सिलेक्शन करनी है। तो मोड की सिलेक्शन जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सा मोड सिलेक्ट करना है। तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड है आपके पास, और आपके पास होता है प्रेशर कंट्रोल मोड। तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि वॉल्यूम कंट्रोल जो मोड है उसमें जब आप वॉल्यूम सेट करते हैं, एक प्रॉपर टाइटल वॉल्यूम सेट कर लेते हैं। टाइटल वॉल्यूम सेट करने के बाद ये तो है जो आप सेट कर रहे हैं, इट इज इन योर हैंड एंड द वेंटिलेटर विल डिलीवर द प्रेशर विल नॉट बी इन योर हैंड, ओके। सो टाइटल वॉल्यूम जो है ना वो 6 to 8 ml पर केजी से सेट किया जाता है। लाइक अगर 10 kg का चाइल्ड है तो 10 kg पे आपने 60 ml टाइटल वॉल्यूम सेट करना है। तो बाकी जो प्रेशर है वो वेंटिलेटर खुद डिलीवर करेंगे। और जो प्रेशर कंट्रोल है उसमें आपने प्रेशर, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, ये आपने खुद से कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो जब आप ये कंट्रोल करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो वेरिएबल होता है, वो वॉल्यूम विल बी डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। तो ये तो है मेन मोड्स, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल। सब मोड्स भी है कि असिस्ट कंट्रोल मोड हो सकता है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन SIMV मोड हो सकते हैं, या प्रेशर सपोर्ट हो सकते हैं, या BiPAP या CPAP भी हो सकता है, ठीक है। तो BiPAP एंड CPAP दीज आर काइंड ऑफ नॉन इन्वेजिव मोड्स। तो ये बाकी जो है ना ये इन्वेजिव मोड्स हैं, ठीक। तो हम इसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा देखते हैं, डिफरेंट इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो आपके हैं असिस्ट कंट्रोल मोड है, इसमें मैंडेटरी ब्रेथ और स्पॉन्टेनियस ब्रेथ जो है ना ये आइडेंटिकल होती है। मीन के जब जो ब्रेथ वेंटिलेटर डिलीवर करेगा और जो पेशेंट भी इवन अगर ट्रिगर करेगा तो वो ब्रेथ और मैंडेटरी ब्रेथ वो सेम होगी। तो लेकिन जब इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन की वी टॉक अबाउट इट, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेथ्स वेरी करती हैं। लाइक कि जो मैंडेटरी ब्रेथ होगा वो तो वेंटिलेटर से डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट अपनी ब्रेथ लेगा वो वेरी कर सकती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज सोलोली एंड सोलिटरी टेकन बाय द पेशेंट। लेकिन आजकल जो मॉडर्न वेंटिलेटर है ना उसमें क्या है, सिंक्रोनाइज्ड मोड आता है, SIMV मोड जिसे हम कहते हैं। तो SIMV मोड क्या होता है कि सिंक्रोनाइज्ड करता है, मीन कि पेशेंट जो है ना, पेशेंट के वेंटिलेटर के दरमियान में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है जिससे डिससिंक्रोन नहीं हो पाती। मीन के वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा इम्प्रूव होता है एज कम्पेयर टू द
अगर सिर्फ IMV मोड हो तो। लेकिन अब जो उससे भी ज़्यादा जो न्यू बिल्कुल एडवांस किस्म के वेंटिलेटर हैं, इसमें यह है कि प्रेशर सपोर्ट भी साथ ही होता है। SIMV मोड एंड प्रेशर सपोर्ट आर कंबाइंड। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट अपनी ब्रेथ ले रहा होता है, वेंटिलेटर उसको सिर्फ सपोर्ट करता है, ठीक है? बाकी उसका ट्रिगर और उसका साइकिल वो पेशेंट ही कंट्रोल करता है। सो इनके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। CMV जो मोड है ये और असिस्ट कंट्रोल मोड है, इट इज़ नॉट लाइक इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू बीन। और इससे क्या होता है, डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, पेशेंट को तो टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपना ब्रेथ ले सके। लेकिन IMV मोड में ये बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर प्रेशर सपोर्ट के साथ वेंटिलेशन की जाए, SIMV विद प्रेशर सपोर्ट, तो उसमें जो है ना पेशेंट अपनी ब्रेथ भी ले सकता है और ईजी टू वीन होता है। सो व्हेन यू सेलेक्ट द मोड बटन, जैसे आपने ये मोड बटन को सिलेक्ट किया, आपके पास एक पैनल खुलेगा जिसमें बहुत सारे मोड्स होंगे। तो आपने एक अपना मोड सेलेक्ट कर लेना। लाइक सपोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्रेशर सपोर्ट। SIMV मोड जो प्लस है, इट मीन्स के प्रेशर सपोर्ट के साथ है। SIMV मोड विद प्रेशर सपोर्ट। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये एक पैनल आ जाएगा, कंट्रोल पैनल, ठीक है? तो आपने कंट्रोल जो है ना इसके सेट करने हैं खुद से। लाइक आपने SIMV मोड प्रेशर सपोर्ट के साथ, प्रेशर कंट्रोल के साथ SIMV मोड सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपने इसके जो पैरामीटर हैं ये सेट करने हैं। अभी ये कैसे सेट करेंगे? आपके पास सबसे ऊपर जो है ना प्रेशर कंट्रोल है, प्रेशर सपोर्ट है। अब प्रेशर कंट्रोल जैसे हमने बात की थी कि अकॉर्डिंग टू द टाइडल वॉल्यूम, पेशेंट का जो वेट होगा उसके जितने टाइडल बनेंगे, टारगेट टाइडल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सेट करना है। किसी कोई फिक्स जो है ना वैल्यू नहीं है। 12 to 18 के दरमियान में हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? वो अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड पैथोलॉजी होगा। प्रेशर सपोर्ट क्या है एक्चुअली? प्रेशर सपोर्ट अभी न्यू वेंटिलेटर में आता है या किस वेंटिलेटर में है, कहीं पे नहीं है। प्रेशर सपोर्ट जो है ना वो ट्यूब्स की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए होता है। जैसे जो सर्किट होता है वेंटिलेटर से लेके पेशेंट के दरमियान में जो ट्यूब्स होती हैं और जो ETT होती है, उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए प्रेशर सपोर्ट जो है ना ये यूज़ होती है। अगर ETT साइज इज़ मोर एंड द पेशेंट एज इज़ मोर, तो उसमें आपने प्रेशर सपोर्ट कम यूज़ करनी है, लाइक 10-12 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्फेंट है और उसमें ट्यूब साइज भी कम है, तो आप प्रेशर सपोर्ट 14 एंड 16 तक भी जा सकते हैं, ठीक है? फिर आपके पास एक पैरामीटर आता है पीप। तो पीप जो है ना ये आपने स्टार्ट करते हैं 5 से। 3 to 5 इज़ अ नॉर्मल वैल्यू। 5 से स्टार्ट करते हैं एंड यू इंक्रीज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, देयर आर टू स्कूल थॉट्स हैं कि आप 100% से स्टार्ट करें एंड देन यू वीन टू डिक्रीज, और या फिर ये होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द 50% एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू इंक्रीज इट। बट यू शुड हैव ए टारगेट SpO2। टारगेट SpO2 यूजुअली आप जो है ना हम 94 to 97 रखते हैं। तो अगर ये आपका टारगेट वैल्यू में SpO2 आ रही है तो आप इसको रैपिडली डिक्रीज कर लें। लेस देन 50% यू आर सेफ, ठीक है? ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आप दें पेशेंट को तो ऑक्सीजन रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो डेंजरस है बॉडी। सो रेट जो है ना आपने सेट करना है अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एज। जो एज के अकॉर्डिंगली नॉर्मल रेट होगा आपने वो सेट करना है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द एंटाइटल CO2 या ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द CO2 इन द ब्लड, उस पर आप रेट जो है ना ज़्यादा ये कम करते हैं। आई टाइम, वी हैव टॉक एंड मोर अबाउट आई टाइम। आई टाइम में आपने ये कहा है कि आई टाइम और IE रेशियो, ये IE रेशियो है। तो IE रेशियो 1:2 या 1:3, ना हम ज़्यादा रखते हैं, इससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ना हो। 1:2 इज़ एन आइडियल कि आप जो है ना 1:3 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। फिर ये आप आई टाइम चेंज करते हैं। देयर इज़ नो फिक्स वैल्यू ऑफ आई टाइम, बट पीड्स में यह है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 0.4 से 1.2 1.3 तक हम ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बाय कीपिंग द आई रेशियो इन नॉर्मल रेंज। उसके बाद ये होता है आप कोई बहुत सारे वेंटिलेटर पे यू विल सी देयर इज अ ट्रिगर सेंसिटिविटी। अब ट्रिगर सेंसिटिविटी टू टाइप्स के ट्रिगर सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, फ्लो ट्रिगर या प्रेशर ट्रिगर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान सा एक हल ये होता है कि आप ये समझें कि इट इज़ एक्चुअली द अलाउ ventilator is allowing the patient, permitting the patient to take a breath, ठीक है? अगर आप इसको ज़्यादा रखेंगे, ट्रिगर सेंसिटिविटी ज़्यादा रखेंगे, तो ये क्या होगा कि आप जो है ना वेंटिलेटर इज़ नॉट परमिटिंग द पेशेंट टू टेक अ ब्रेथ। ज़्यादा है तो पेशेंट इजीली ब्रेथ नहीं ले सकता। लेकिन जैसे इनिशियली हम हाई रखते हैं, जैसे जैसे आप वीन करना शुरू करते हैं तो इसको आप कम कर लेते हैं। कम करने से फिर आपका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वेंटिलेटर जो है ना
पेशेंट को परमिट करता है कि वो भी अपना ब्रेथ इनिशिएट कर सके। मीन कि इफ द देयर इज अ लो सेंसिटिविटी, ट्रिगर सेंसिटिविटी इज लो, पेशेंट कैन इजीली ट्रिगर इट्स ब्रेथ, हिज ब्रेथ और हर ब्रेथ। सो उसके बाद ये होता है कि आपने जैसे ही मोड सेलेक्ट कर लिया, पैरामीटर सारे सेलेक्ट कर लिया, इन द लास्ट नेवर फॉरगेट टू सेट द अलार्म्स। तो अलार्म्स में जो है ना बहुत सारे आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, आपने ये हाई और लो ये पैरामीटर भी एडजस्ट करने होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर वेंटिलेटर विल कंटिन्यू टू बीप एंड यू विल बी आल्सो वरीड अबाउट इट। तो वेंटिलेटर के जो आपने अलार्म्स हैं वो भी सेट करने हैं। ठीक। So when you have select your mode and you have select the parameters, you have done, you have set your alarms, then there is a assessment of the patient and the monitoring. As you start the ventilation, it is very important to get a chest X-ray and confirm the tube position, and also confirm that there is a ventilation is going perfectly. And so you have to get an X-ray. In X-ray, you will see the tube in between the T1 and T3 स्पाइंस। अगर ये ज़्यादा ऊपर हो तो आपने इसको एडजस्ट करना है, ज़्यादा नीचे है तो फिर भी आपने इसको एडजस्ट करना है। जैसे इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा ऊपर है तो हमने इसको एडजस्ट किया, बट कीप इन माइंड जब आपने इसको एडजस्ट करना है कोई सीनियर या कोई सीनियर स्टाफ मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर ट्यूब डिसलॉज हो जाती है तो वो आप री-इंसर्ट कर सकें। अदर थिंग्स टू गेट अ प्रॉपर वेंटिलेशन, टू कंफर्म द प्रॉपर वेंटिलेशन इज दैट यू ऑस्कल्टेट द चेस्ट, ओके। एंड देन देयर इज ए कैप्नोमीटर। कैप्नोमीटर जो है ना अब न्यू वेंटिलेटर्स में आता है, इससे आपको एंड टाइडल CO2 जो आपके ब्रेथ में CO2 वॉश आउट हो रही होती है उसकी वैल्यू जो है ना आपको वेंटिलेटर पे आती है, ठीक है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है। So daily when you came across and you came in ICU and you see a patient that is being ventilated, you also assess systematic approach। कि आपने सबसे पहले देखना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद हैं सारे, मैनुअल रिससिटेटर मतलब कि बैग, मास्क, सक्शन, ETT इक्विपमेंट। आपने उसके ब्रेथ साउंड्स को ऑस्कल्टेट करें और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट कर लें। साथ साथ आपने जो है ना ETT की पोजीशन देखनी है, ETT का साइज देखना है, और साथ आपने देखना है कि सक्शन कैथेटर एंड सक्शन रिकॉर्ड इज प्रेजेंट और नॉट, because if there is no suction properly it may lead to the ventilator associated pneumonia। ventilator associated pneumonia क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट को जो है ना हेड साइड उसकी एलिवेट रखते हैं 30 एंगल पे, और डेली उसकी माउथ केयर करते हैं, क्लोरहेक्सिडीन से DVT स्टॉकिंग करते हैं, और स्टोमिक अल्सर की प्रिवेंशन करते हैं। तो इससे जो है ना वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह आपने HME फिल्टर जो है ना, जो रेस्पिरेटरी सर्किट होता है उसके साथ HME फिल्टर भी अप्लाई हुआ होता है, तो आपने वो भी देखना है कि वो भी प्रॉपरली ठीक है या अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं ठीक हुआ अप्लाई हुआ। तो अगर वो ज़्यादा दिन हो जाएं तो फिर हम उसको चेंज करते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड इंश्योर द कनेक्शंस आर टाइट एंड। आपने सब चीज़ें जो है ना रोज़ाना देखनी है पेशेंट की कि सब ये सिक्योर हैं, एंड देन यू कंफर्म इट एंड देन एंड प्रोसीड फर्दर। आपने फिर क्या करना है कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, हेड टू टू असेसमेंट करनी है पेशेंट की। आपने सारा उसको असेस करना है, पल्सेस चेक करनी है, बाकी उसके चेस्ट ऑस्कल्टेट, हार्ट ऑस्कल्टेशन, एब्डोमेन, तो आपने सारा उसको असेस करना है सही से। उसके बाद आपने उसकी गैस, ब्लड गैस चेक करनी है। ब्लड गैस में आपने ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल। वैसे अब जो है ना हम ये ऑक्सीजन का लेवल SpO2 से भी देख सकते हैं। अगर प्रॉपर SpO2 आ रही है तो ठीक है, इट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। अगर इसी तरह आपका CO2 भी इंटाइडल CO2 नॉर्मल आ रही है, इट मीन्स यू आर इन सेफ जोन, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वेंटिलेटर की सेटिंग्स एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ना अब हम ये क्या करते हैं कि ARDS को मॉनिटर करने के लिए, हाइपोक्सीमिया को मॉनिटर करने के लिए ऑक्सीजन मैट्रिक्स भी देखते हैं। ये जो है ना हम अपनी जब नेक्स्ट लेवल, इससे नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा हम उसमें ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ऑक्सीजन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टू मेजर इन ICU सेटिंग्स। तो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन इंडेक्स, ऑक्सीजन इंडेक्स, PF रेशो और SF रेशो चेक करते हैं एंड डू कंपेयर विद द प्रीवियस। इसके अलावा जो अगर आपने वेंटिलेटर की एडजस्टमेंट करनी है वो कैसे करेंगे, अगर पेशेंट आपका वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे है तो आपने उसके जो है ना पीक प्रेशर और प्लेटो प्रेशर चेक करने हैं, अदर पैरामीटर्स चेक करने हैं और सेटिंग्स करनी है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है आपका। अगर वो पेशेंट जो है ना प्रेशर कंट्रोल पे है तो उसका जो वेरिएबल्स होंगे वो टाइडल वॉल्यूम होंगे, तो आपने फिर प्रेशर कंट्रोल के अकॉर्डिंगली उसकी सेटिंग्स करनी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली देखें पेशेंट का इंटरेक्शन, जिससे इम्प्रूव है या नहीं है। इसको हम कहते हैं ड्रग हॉलीडे देना। तो ड्रग हॉलीडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द
assessment of the weaning of the patient as well as in the prevention of the ventilator associated pneumonia. And also daily consider the patient कि मैं इसको कब जो है ना वेंटिलेटर से ऑफ कर सकता हूँ. So we have a scenario here. अगर हम इस scenario को ज़रा गौर से देखें, पेशेंट जो है ना वसीम हमारे पास पेशेंट आईसीयू में है जिनकी एज 12 ईयर्स है, वेट 30 kg है, उनकी एबीजी जो है ना अभी हमने की है तो उसमें पीएच 7.2, PCO2 64 एंड PO2 85 और बाइकार्ब 84. सो थोड़ा सा पास लें तो आप यहाँ पे सोचें कि इसके जो है इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है. पीएच कम है, ठीक है, PCO2 इसकी ज़्यादा है, PO2 नॉर्मल रेंज में है, बाइकार्ब नॉर्मल रेंज में है. मेन पीएच को देखने के बाद अगर 7.35 से कम है तो इट मीन्स एसिडोसिस है, ठीक है, और अगर CO2 रिटेन कर रहा है तो इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. तो अब सिनेरियो हम इसका देखते हैं. An 8-year-old boy admitted in the PICU due to encephalitis with seizures. He was well till morning when he developed the new episode of seizure and loaded with the antiepileptic. Bedside nurse has noticed that his end-tidal CO2 has raised and his blood gas result is as shown above. His yesterday gas was normal. Bedside staff asked to come and evaluate the patient and make the necessary ventilator settings. तो इन समराइज अगर हम करें तो ये यहाँ पे एज का थोड़ा डिफरेंस हो गया. तो 8 years old है, तो ये इनको सेफलाइटिस की वजह से आईसीयू में एडमिट हुए थे, लेकिन उनको सीजर्स हो रहे हैं और अभी भी उनको एंटीएपिलेप्टिक से लोड किया गया, ठीक है. तो इनको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्लड गैस. तो इनकी वेंटिलेटर की स्क्रीन है, यहाँ अगर हम देखें तो वेंट की सेटिंग है SIMV मोड पे है, प्रेशर कंट्रोल 18 है. अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट हिज टाइटल्स आर गुड, ओके. पीक प्रेशर 5 है, FiO2 50% है. और ये जो है ना यहाँ पे आउटपुट पैनल है, ये लाजमी आपने देखना होता है कि पीक प्रेशर जो इनका पीक प्रेशर है वो 23 है. व्हाट इज पीक प्रेशर, ये सम अप होता है 18 + 5. तो अगर आप प्रेशर कंट्रोल और पीक को सम अप कर लें तो ये आपका पीक प्रेशर बन जाता है, ठीक है. ये मिनट वेंटिलेशन है आपका, टाइटल वॉल्यूम, ये रेस्पिरेटरी रेट है, टोटल रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी ये 10 है. So it is we can notice here that the respiratory rate is very low. That's why the patient is going to retain the CO2. So what we will change, we increase the respiratory rate by going into the control panel. Control panel में जाएं, रेट बढ़ा दें इसका, तो इससे क्या होगा, CO2 wash out होना शुरू हो जाएगी. So other problems which we can face while having the hypercarbia in the blood gas, there may be a secretions in the EGT, you need to do the suctioning. There may be a bronchospasm, you will auscultate, there is a wheeze, you will give the bronchodilator. Bronchodilator आप directly ETT पे inhaler अप्लाई करें और 10 puff जो है ना आप उसको दे सकते हैं, 10 puff इसको डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है. In spite of giving the nebulization, it is better to give the inhalers, that is more suitable. अगर हो सकता है कि पेशेंट ETT की किंकिंग हो रही है या बाइटिंग है, तो वहाँ पे आपने ओरल एयरवे अप्लाई करना है. हो सकता है पेशेंट एजिटेट हो रहा है तो सेडेशन देनी है, ठीक है. उसकी जब पेशेंट एजिटेट होता है तो वो फाइट करता है वेंट के साथ, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती. और आप रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएं इनिशियली, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसका टाइडल अच्छे नहीं है तो आप उसका प्रेशर कंट्रोल बढ़ाएं, जिससे टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगी, तो CO2 वाश आउट हो जाएगी. इसी तरह हो सकता है कि उसकी ETT में लीक होगा ना, तो आप अगर उसकी कफ ट्यूब है तो इन्फ्लेट कफ कर देंगे, ठीक है. और थ्रॉट पैक भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अनकफ ट्यूब है आपके पास, पेशेंट को आपने पेशेंट की जो ट्यूब है वो अनकफ ट्यूब है, तो आप उसका थ्रॉट पैक करेंगे तो उससे भी जो है ना लीक कम हो जाएगा, उससे भी अच्छी वेंटिलेशन होगी और CO2 वाश आउट हो जाएगी, ठीक है. या फिर वेंटिलेटर पे जो अब एडवांस वेंटिलेटर है उस पर लीक कॉम्पनसेशन का भी एक ऑप्शन होता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं. एक और सिनेरियो है हमारे पास, पेशेंट मुनीबा हैं जिनकी जो 10 years old 25 kg वेट, उनकी हमने ब्लड गैस की है जिसमें pH 7.34, PCO2 50, PO2 55 है, बाइकार्ब 24 है. So think about the problem in the gas. pH ऑलमोस्ट आपको ठीक लग रही है, कोई एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी. अगर ये वीनस ब्लड गैस है तो उसमें CO2 ये नॉर्मल है, ठीक है. हाँ, अगर ये ABGs होती तो आप कह सकते थे माइल्डली रेज है.
लेकिन क्योंकि पीएच नॉर्मल है, फाइन। PO2 आपके कम है, PO2 नॉर्मली हम लेते हैं 60 टू 80 तक, और अराउंड 80 जो है ना हमारा PO2 नॉर्मल। तो ये आपका PO2 पेशेंट की जो गैस में है, ये PO2 कम होगा। तो हम देखते हैं कि इसका सिनेरियो क्या है। तो 10-year-old girl admitted in PICU secondary to pneumonia. Bedside nurse has noticed that her CO2 has decreased and her blood gas result is as shown above. Bedside staff asked to evaluate the patient and make necessary ventilator changes. तो नमूनिया के सेकेंडरी एक जो है ना 10 years old एडमिट हुई थी, उसके बाद उसका PO2 ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई है। तो हम क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट। सो इसकी वेंटिलेटर की सेटिंग्स ये हैं। प्रेशर कंट्रोल 12 पे है, उस पे इनके जो टाइडल वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, ठीक है। पीप 5 है, FiO2 40 है। तो FiO2 जो है ना ये 40 हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने 60 किया, उसके बाद हमने उसकी जो है ना 60 तक ले जाना है, लेकिन उसके बाद हमने ना ज़्यादा उसकी पीप पे तवज्जो देनी है कि FiO2 ज़्यादा ना बढ़े और पीप बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो FiO2 हम कोशिश करते हैं कि FiO2 को एज सच 60 तक रखें, और उसके बाद हम उसका पीप बढ़ाना शुरू करें। पीप हम 10, 12 या 15 तक भी ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज। तो इनिशियली FiO2 बढ़ाएं, पीप बढ़ाएं, उसके बाद हम उस पे जो है ना प्रोन पोजीशनिंग भी कर सकते हैं।